सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी फेवरेट क्लास लॉ में। हम देख रहे थे पार्टनरशिप के बारे में। हमने अब तक देखा पार्टनरशिप यानी क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits arising out of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप जो है ये रिलेशनशिप को कहते हैं, बट रिलेशनशिप जो होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है, निराकार होता है, और इसीलिए उसको एक आकार देने के लिए क्या किया जाता है, फर्म का निर्माण किया जाता है। तो फर्म इज नथिंग बट द कलेक्टिव नेम ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स को जब हम मिल के देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फर्म। बाकी हमने इसके जो पॉइंट्स थे वो देखे, फिर से रिवाइज पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इट विल अगेन गेट रिवाइज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। ऑलरेडी जो ऊपर पढ़ा हमने वही चीज बताई गई है यहाँ फिर से। पार्टनरशिप जो है ये कैसे अराइज होगी, कैसे बनेगी, कैसे चालू होगी। इट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप। इट ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। इसीलिए आपको याद होगा तो माइनर वाले केस में मैंने आपको बताया था, सिंस माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देयर कैन नॉट बी पार्टनरशिप ऑफ माइनर्स। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और इसीलिए वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। बट सिंस माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, he can be admitted to the benefits of partnership in an existing firm with the consent of all the other partners। तो ये अभी अपन देखेंगे, अभी इस पे हम आने के हैं, बट मैंने सिर्फ एक बात आपको याद दिलाया। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि माइनर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। चलो देखते हैं। पार्टनरशिप, that partnership is a result of contract and cannot arise by status is sufficiently emphasized by section 4 itself। section 4 में ही बोला है, क्योंकि section 4 क्या बोलता है, it is partnership is a relation between the persons who have agreed to share the profits of a business। agreed, it must be from the agreement, must be from the contract। It is clear from the definition that the partnership is of contractual nature। It springs from an agreement। वो spring होती है, arise होती है from an agreement। The same point is further stressed in the opening paragraph, opening words of section number 5। section 5 के हिसाब से the relation of partnership arises from contract and not from status। Thus if on the death of the sole proprietor, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, धीरू के गुजर जाने के बाद उनका जो बिजनेस है वो उनके लीगल हेयर्स डिसाइड कर रहे हैं कंटिन्यू करने का, वैसे के वैसे दे कैनॉट बी कॉल्ड एज पार्टनर्स बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन देम। तो वो जो बिजनेस था उसको साथ साथ वैसे ही चलाया जा रहा है, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। इवन इफ देयर इज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये पार्टनरशिप में नहीं कवर होगा। इट हैज नॉट अराइजन आउट ऑफ एन एग्रीमेंट। Similarly, the members of joint Hindu family business carrying on a family business cannot be treated as partners because a person becomes member of the business by birth and not by the agreement। On the death of the partner, his legal heirs do not automatically become partner of the firm। If the surviving partner agree to admit the legal heirs into partnership, then a fresh agreement to that effect will have to be made। Thus, from the above, it is clear that partnership always arises out of a contract and not from a status। ठीक है, तो इट ऑलवेज अराइजेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना अनिवार्य है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी पार्टनरशिप होगी। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप। ठीक है, तो ऐसा है। फिर आगे बताया, हु मे बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। कौन कौन पार्टनर हो सकता है? हर वो व्यक्ति पार्टनर हो सकता है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ये, और कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर सकते हो तो आप पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। क्या कंपनी पार्टनर बन सकती है? क्या लगता है आपको? बताओ, जनता जवाब चाहती है, इंडिया वांट्स टू नो। तो बताओ क्या लगता है आपको, क्या एक कंपनी पार्टनर बन सकती है? क्या कंपनी कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप? यस, द आंसर इज यस। गौरव का बोलना है यस, कुणाल का बोलना है यस। द आंसर इज यस, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी
इट इज अ पर्सन, वो एक अलग व्यक्ति है. एंड यस, कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर, बट अ फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बिकॉज फर्म इज नॉट अ सेपरेट पर्सन. फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर. ठीक है, भक्ति का बोलना है यस, सुमंत का बोलना है यस, तो यस, तो आंसर इज करेक्ट. कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर. चलो, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. According to the definition of partnership in section number 4, a partnership is an agreement. All those persons who are competent to contract can become partners. As per section 11 of the Contract Act, which we have already discussed in the Contract Act, a person is competent to contract if he is a major of sound mind and is not disqualified from contracting by any law. Thus, a partner must fulfill the conditions of section number 11. However, under section 30 of the Partnership Act, जो हम आगे देखेंगे, minor can be admitted to the benefits of the partnership firm with the consent of all the partners. All the partners, all the partners. तो सब पार्टनर्स की कंसेंट से, सहमति से एक माइनर को एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, बिकॉज ही कैन बी अ बेनिफिशियरी. ठीक है, तो ऐसा है. Now let's see what is the true test of partnership. ध्यान रखो, 100% एक क्वेश्चन पक्का. ठीक है, 100%. अगर नहीं आया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर आपके ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आप मेरे से चॉकलेट ले लेना. ठीक है, सबको चॉकलेट बांट दूंगा मैं. ठीक है, तो आने ही वाला है, मेरे को नहीं पता है, कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं बांटना पड़ेगा. वैसे भी पता है लास्ट क्लास होती है ना, मैं चॉकलेट देता हूँ बच्चों को, लेकिन अब क्या, फिजिकल क्लास तो है नहीं, आपकी चॉकलेट गई. तो हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि धीरे से शायद लॉकडाउन खत्म हो जाए और फिर फिजिकल क्लास चालू हो जाएगी और फिर हमारा थोड़ा वार्तालाप और अच्छा होगा, मित्रता थोड़ी और घनिष्ठ हो जाएगी, तो हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था. बट खैर, मित्रता तो घनिष्ठ हुई है, पर जो फिजिकल क्लास है उसका मजा आप नहीं ले पाए. तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर छूट जाता है, तो छूटना भी चाहिए कुछ चीजें. अगर हर चीज पूरी हो तो फिर उस जिंदगी का मतलब ही क्या. तो हर चीज पूरी होगी तो फिर जिंदगी कुछ बचेगा ही नहीं. खैर छोड़ो, लेट्स सी. एक्चुअली ये आप फैक्ट है, अगर हर चीज पूरी हो जाए ना, जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रहेगा. सोच के देखो, आप एक मूवी देख रहे हैं, आपने जैसा जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही होते जा रहा है. आपने सोचा था कि यार ये अभी ऐसा होगा, अभी हीरो आएगा, हीरो को मारेंगे, फिर हीरो इसको मारेगा, फिर आखिर में हीरो हीरोइन एक साथ हो जाएंगे. तो आप बोलोगे यार क्या बोरिंग मूवी थी, सब प्रिडिक्टेबल था. आपकी लाइफ भी वैसे ही है. अगर सब प्रिडिक्टेबल रहेगा, सब आपके हिसाब से होते जाएगा, तो कोई मजा नहीं आएगा. बट वहीं आप देखो, अगर आप ऐसी मूवी देखते हैं, आपने सोचा था आप देखो हीरो को पीटेंगे, उल्टा हो गया, हीरो आया ही नहीं वहां पे, हीरोइन ने मार दी सब गुंडों को. फिर आखिर में पता लगा हीरो हीरोइन मर गए, आपने सोचा था दोनों मिल जाएंगे, शादी होगी, आखिरी में पता लगा दोनों मर गए. आप बोलोगे यार क्या मूवी थी, जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं, सब चीज अपोजिट हुई. तो आपका एकदम सस्पेंस बना रहा. यही चीज जिंदगी में होती है. जिंदगी में अगर हर चीज अपने हिसाब से होती रहे, तो जिंदगी में कोई मजा ही नहीं बचता मेरे दोस्त. अगर आपको जिंदगी में मजा चाहिए, तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें होना चाहिए, भले ही वो बुरी हो. कोई चीज बुरी नहीं होती. आपको लगता है मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन कोई चीज बुरी नहीं होती. जिंदगी में जो भी चीज होती है, उस वक्त भले ही आपको बुरी लगे, जब आप आगे बढ़ जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे, तो आपको लगेगा ये होना जरूरी था. अगर ये नहीं होता तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता. तो ये एक्चुअल चीज है, दिस इज द फैक्ट. ठीक है, तो मैं कभी ऐसे जनरली ऐसे ज्ञान बांटने की बातें करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कृष्ण वगैरह और ये भगवानों ने जो बताए हैं, इन लोग की बातें सुनता हूँ. कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को ऐसे उपदेश नहीं दिए थे जब तक अर्जुन खुद नहीं बोला. तो मेरा भी वही रूल है, जब तक बच्चे खुद नहीं बोलते मैं कोई एडवाइस नहीं देता. जनरली मैं खुद होके आपको जनरल एडवाइस दूंगा, लेकिन पर्सनल एडवाइस नहीं देता, ऐसा करो वैसा करो. तो जब तक के मेरे को स्पेसिफिक कोई पूछे नहीं, तो मैं कोई एडवाइस नहीं देता. तो ये मेरा एक रूल है. कृष्ण भगवान ने भी ऐसे ही किया था. अर्जुन जब दुविधा में था, जब गीता की शुरुआत होती है, अर्जुन बोल रहा था मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो मैं कैसे मार दूं अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को, ये सब मेरे भ्राता है, मेरे बड़े हैं, पूजनीय है, मैं कैसे मारूं. तो भगवान बोले देख भाई, तेरे को जो करना है कर, तेरे को लगता है मारना है तो मार, नहीं मारना है मत मार. अल्टीमेटली उसने जब बोला कि हे केशव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे गाइड करो, फिर कृष्ण ने बताया था. जब तक कि उसने खुद नहीं बोला मुझे गाइड करो, तब तक के गाइडेंस नहीं मिला था उसको.
तो ऐसा ही होना चाहिए, फोकट का ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, बट मैं कभी एक आध बार ऐसा बांट देता हूँ। तो खैर ठीक है। हाँ, बहुत सारे मैसेजेस कर दिया आपने। हाँ, बाद में दे दूंगा मैं चॉकलेट्स, पेंडिंग है, ठीक है, चलेगा। हाँ, कोरोना भी बुरा नहीं है बोलते हैं अमान, तो यस इट इज नॉट बैड। हाँ देखो, अम्बरीश ने बोला, स्टीव जॉब्स ने ये बोला है, स्टीव जॉब्स ने सही में ये चीज बोला है। कनेक्टिंग द डॉट्स करके एक उसका वीडियो है, स्टीव जॉब्स का वीडियो देखना, उसमें उसने यही चीज बोला है कि जब आप कोई चीज हो रही है आपके साथ तो आपको लगेगा यार ये इतना बुरा हो रहा है, इससे बेहतर तो है कि खत्म हो जाए जिंदगी, इतना बुरा लगता है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप आगे निकल जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो भी चीज है दैट वाज नेसेसरी। उसने भी बोला है, उसने बोला है कनेक्टिंग द डॉट्स, कि जो जो चीज थे दैट विल ऑल कनेक्ट। अगर यहाँ मेरे को एप्पल से निकाला नहीं जाता तो मैं पिक्सर चालू नहीं करता, पिक्सर चालू नहीं करता तो मैं आगे नहीं बढ़ता। अल्टीमेटली सब चीज जो भी हुई वो बुरी नहीं थी, दैट वाज नेसेसरी फॉर माय ग्रोथ। ये उसने स्पेसिफिकली बोला है, स्टीव जॉब्स का, ये जरूर आप देखना। तो ये उसने बोला है स्टीव जॉब्स ने, ठीक है, उसका वीडियो है। चलो। हाँ, हाँ, कुणाल ने भी बोला कनेक्टिंग द जॉब्स, यस, डॉट्स। तो स्टीव जॉब्स का वो वीडियो है, उसमें उसने 3 कहानियां सुनाए, 3 स्टोरीज ऑफ हिज लाइफ। एक कनेक्टिंग द डॉट्स है और 2 कोई स्टोरीज है उसमें, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा है वो, मेरे ख्याल से 20 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छा है। अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी उसने बोला है। तो हिंदी में उसने नहीं बोला, किसी ने उसको कन्वर्ट किया है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आप सबके सामने प्रस्तुत करने में, ऐसा करके कुछ तो भी बोला है उसने। तो खैर, हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कई बार समझने को। नाउ लेट्स सी, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्ञान बांट दिया मैंने, वापस आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4, देर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। तो वैसे 4 एलिमेंट्स है, अगर आप देखो ऊपर हमने 5 पढ़े, बट अल्टीमेटली अगर आप देखो तो 4 ही है, क्योंकि ये 2 पॉइंट सेम है। अगर आप देखो तो ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है ना, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन या एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो ये दोनों पॉइंट एक्चुअली सेम है। तो देयर आर ओनली 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट between 2 or more persons. It is formed to carry on a business. There should be sharing of profit, and business is carried on by all or any of them acting for all. This is called as mutual agency. म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो ये 4 चीजें होना चाहिए। अब ये चारों चीज होना अनिवार्य है। देखो, इफ देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। हम क्या देख रहे हैं? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है? कब हम बोलेंगे पार्टनरशिप है, कब हम बोलेंगे पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप है ये कब बोला जाएगा? तो 4 चीजें जरूरी है उसमें। अगर दोनों ने एग्री किया ही है, जैसे कैटरीना, दीपिका और मैं, हम तीनों ने एग्री किया ही है कि हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम लोगों ने एग्री किया है, लिखा है, बोला है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब देर इज नो एग्रीमेंट, फिर हमको ये डिसाइड करना है क्या यहाँ पार्टनरशिप है या नहीं है। तब कैसे करेंगे? व्हेन देर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पार्टनरशिप है या नहीं है। तो वो चीज हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इफ देर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन देम to share the profits of a business and the business is carried on by all or any of them acting for all, there will be no difficulty in the light of provisions of section 4 in deciding determining the existence or otherwise of partnership. Partnership है या नहीं ये देखना बहुत आसान हो जाएगा जब उन्होंने specifically already agree कर चुका है। But the task becomes difficult when there is no agreement or the agreement is such which does not speak about partnership. जब एग्रीमेंट ही नहीं है उनके बीच, या फिर उनका एग्रीमेंट इस प्रकार का है जो कि स्पेसिफिकली पार्टनरशिप के बारे में नहीं बोलता, ऐसे केस में दिक्कत आती है। इन सच अ केस, फॉर टेस्टिंग द एग्जिस्टेंस और अदरवाइज ऑफ अ पार्टनरशिप रिलेशन, सेक्शन 6 हैज टू बी रेफर्ड। तो सेक्शन 6 तब देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, इन डिटरमाइनिंग वेदर a group of persons is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be had to the real relations between them as shown by all the relevant facts taken together.
तो सेक्शन 6 सिर्फ इतना बोलता है कि ऑल द फैक्ट शुड बी टेकन टुगेदर, सब चीजों को साथ में रख के देखो, अगर सब चीजें सेटिस्फाई होती है देन देयर इज अ पार्टनरशिप, अगर सब चीजें सेटिस्फाई नहीं होती है देन देयर इज नो पार्टनरशिप। ठीक है, तो लेट्स सी आगे दिए ये, इफ ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर शो दैट ऑल द फोर एसेंशियल एलिमेंट्स are present, the group of persons doing a particular business together will be called as a partnership. The test of true partnership were first laid down by the House of Lords in the case of Cox versus Hickman. बहुत इंपॉर्टेंट, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ। ये एक ऐसा केस है जिसके ऊपर पूरा पार्टनरशिप का लॉ बेस्ड है। तो एक ऐसा केस 1860 का केस है, 1860, तो इसके ऊपर पूरा पार्टनरशिप का ये एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का जो एक्ट है दैट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर केस लॉ। इस केस में जो हुआ था उसके ऊपर से बताया गया था कि पार्टनरशिप है या नहीं है। ठीक है, एक केस था, क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति खुद की एक दुकान चलाता है, प्रोप्राइटर होता है एक पर्टिकुलर दुकान में। इसने क्या किया होता है, इसने बहुत सारे लोगों से गुड्स खरीदा होता है, उधारी पे गुड्स लेके आया है इसने बहुत सारे लोगों से। तो ये सब कौन है, ये सब है क्रेडिटर्स। गुड्स लेके आ गया इसने, गुड्स लेके आया है, बट पैसा देना अभी बचा है, मनी इज पेएबल, पैसा अभी देना बचा है, तो यहाँ डेट है, पैसा देने का है। अब क्या होता है, ये व्यक्ति बिजनेस प्रॉपरली कर नहीं पा रहा है, जब दुकान वगैरह है, दुकान में कुछ मैनेजमेंट है, लोगों को सेल करना है, बिजनेस करना है, तो ये प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। अब अगर ये प्रॉपर बिजनेस नहीं करेगा, अगर ये प्रॉफिट नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा, तो अल्टीमेटली इनको कहां से पैसा मिलेगा, क्रेडिटर्स को पैसा कहां से मिलेगा। तो ये जो भी लोग हैं, तो ये 5-6 लोग जो होते हैं क्रेडिटर्स लोग, जिनसे इसने गुड्स लेके आया रहता है, ये लोग क्या बोलते हैं, भाई देखो तुम बराबर बिजनेस कर नहीं पा रहे, तुमको अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं हो रहा, जो माल है वो भी बेच नहीं पा रहे प्रॉपर, जब तक माल बिकेगा नहीं दुकान से तो तुमको पैसा कैसे आएगा, पैसा आएगा नहीं तो हमको कहां से चुकाओगे। तो एक काम करो, तुम हमको पैसा नहीं दे रहे हो, बहुत टाइम हो चुका है, एक काम करो, तुम जो भी बिजनेस है वो करो, तुम बेचो चीजें, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प करेंगे इसमें। कैसी हेल्प, तो हम तुमको पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, हम तुमको अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड हेल्प कर देंगे, हम तुम्हारे बुक्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, बिजनेस मैनेज करने में हेल्प करेंगे, बिजनेस में कैसे क्या चीजें करना चाहिए, कैसे क्या चीज बेचना चाहिए, ये सब चीजों में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब जो भी पैसा तुम कमाओगे, जो भी मनी आएगा, ये मनी में तुम हमको शेयर करना। जैसे समझो 100 रुपए कमाया, तो समझो 70% हमको दे दो, हम लोगों को बांट दो, और बाकी 30% तुम रख लेना। तो हम बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हैं, 70% हमको दे दो, इस बहाने हमारा धीरे धीरे जो डेट है वो खत्म होते जाएगा। ये बोलता है ठीक है भाई, एग्री करता है, वो एग्री कर लिया गया। यहां पे ये लोग हेल्प करते हैं और ये व्यक्ति बिजनेस करता है। सवाल यह आया, क्या यहाँ पे पार्टनरशिप है, क्या क्रेडिटर्स जो हैं इनको हम पार्टनर्स ऑफ दिस पर्सन बोल सकते हैं। तो ये सवाल आया कोर्ट के सामने, क्या ये पार्टनरशिप है, तो क्या यहाँ पे पार्टनरशिप के पूरे रूल्स लगेंगे, क्या यहाँ पे इनको सब राइट्स रहेंगे। यहाँ पे कोर्ट के सामने जब ये सवाल आया, कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर्स जो है ये भले हेल्प कर रहे हैं, ये भले ही पैसा भी ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पैसा भी लिया जा रहा है, पर सवाल यह है क्या क्रेडिटर्स किसी व्यक्ति से कोई चीज सेल करके या खरीद के क्या इसको बाइंड कर सकते हैं। तो कोर्ट ने देखा देयर इज नो सच अथॉरिटी, ये लोग बाकी हेल्प कर रहे हैं, बिजनेस चलाने में मदद कर रहे हैं, दुकान मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं,
बट इससे ये पार्टनर नहीं हो जाते। प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है तो भी पार्टनर नहीं हो जाते। पार्टनर होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्रेडिटर्स अपने कार्य से इसको बाइंड कर सकते हैं। कोर्ट ने देखा देयर इज नो सच बाइंडिंग रिलेशन, यहां बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, और इसीलिए कोर्ट ने बोला सिंस देयर इज नो बाइंडिंग रिलेशन द क्रेडिटर्स कैन नॉट बाइंड द प्रोप्राइटर बाय देयर एक्ट्स एंड हेंस देयर इज नो पार्टनरशिप। कोर्ट ने बोला कि हर एक चीज जरूरी है, बट जो लास्ट चीज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Even if there is a sharing of profit, it is not the conclusive evidence, it is not the final test. What is final test is the mutual agency. If the creditors could have bound the proprietor by their acts, then हम बोल सकते थे कि creditors और इसके बीच में partnership है, बट यहाँ पे since there was no binding authority, there was no partnership. और इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही आपका पूरा पार्टनरशिप का ये कानून बेस्ड है कि अगर देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी देन देयर विल बी पार्टनरशिप, इफ देयर इज नो सच म्यूचुअल एजेंसी देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप। ठीक है, तो ऐसा है। तो देखते हैं, तो कॉक्स वर्सेस हिकमैन में ये चीज बताई गई थी। इन दैट केस अ ट्रेडर एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर्स टू मैनेज हिज बिजनेस। तो ट्रेडर्स ने उसके बिजनेस को मैनेज करने के लिए एंड टू यूज द प्रॉफिट्स फॉर पेइंग ऑफ द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स ने खुद एग्रीमेंट किया कि तुम्हारा बिजनेस मैनेज करने में हम सहायता करेंगे और उससे जो भी पैसा आएगा उससे तुम हमारा जो ड्यू है, डेट्स है, वो पे ऑफ करते जाना, प्रॉफिट शेयरिंग करना। इट वाज हेल्ड दैट द क्रेडिटर्स वर नॉट पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनर्स नहीं थे, दे वर नॉट पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सेक्शन 6 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रीस्टेटमेंट ऑफ द रूल लेड डाउन इन दैट केस। तो सेक्शन 6 उसी के ऊपर बेस्ड है कि सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, सर्कमस्टेंसेस को, हालातों को ध्यान में रखते हुए आपको निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि पार्टनरशिप है या नहीं है। आगे दिया है रिलेवेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप आर कंडक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज क्या कर रही है, कैसे क्या वो एग्री कर रही है। फिर मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस किस प्रकार से किया जाता है। हु कंट्रोल्स द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसके पास है। प्रॉपर्टी मींस असेट्स वगैरह, यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो गया, अब आपके मन में प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मींस एसेट्स। मोड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे मैनेज किए जाते हैं। करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस यानी लेटर्स लेना देना, कम्युनिकेशन। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, सब चीजें ध्यान में रखना है, सबको कंसिडर करो बोलते हैं, एक्सेट्रा। ऑफ द 4 एलिमेंट्स, जो ऊपर हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े हैं, उनमें से द थर्ड एलिमेंट दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट कंक्लूसिव, बट नॉट कंक्लूसिव, नॉट फाइनल। फाइनल नहीं है, कंक्लूड नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं बोलेंगे हाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है ना बस पार्टनरशिप है, नहीं, इट इज नॉट कंक्लूसिव। इन द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो पार्टनरशिप इवन इफ देयर इज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो इन केसेस में आप देखोगे पार्टनरशिप नहीं है, भले ही प्रॉफिट शेयर हो रहा है बट देयर इज नो पार्टनरशिप। तो ध्यान रखो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। अ क्रेडिटर टेकिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। सेम है जैसे कॉक्स वर्सेस हिकमैन में हुआ था, क्रेडिटर बोला कि मुझे प्रॉफिट दो, जो भी कमा रहे हो उसका 70% हमको दे दो, हम अपना डेट जो है वो धीरे धीरे खत्म कर देंगे इससे। देयर इज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बट देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, हेंस देयर इज नो पार्टनरशिप। अगला पॉइंट, एन एम्प्लॉय गेटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एज रेम्यूनरेशन। कई बार ऐसा होता है मैंने एक एम्प्लॉय को रखा हूं, मैंने रखा हूं रामू काका को, रामू काका मेरे यहाँ पे जॉब करते हैं। अब हाँ, रामू काका मेरे यहाँ पे जॉब करते हैं, मैंने उनको जॉब पे रखा हूं। अब क्या होता है, मैं उनको जो भी तनख्वाह देता हूं वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के रूप में देता हूं कि आप जितना सेल करेंगे उसका 10% आपको कमीशन। तो मैं 10% उनको जो प्रॉफिट है उसका कमीशन दे रहा हूं। तो ऐसे केसेस में देयर इज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बट अगेन देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी एंड हेंस इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। अगला पॉइंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू वर्कर्स एज बोनस। एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, वो बोलता है कि आपका जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उसमें से आपको कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज को देना पड़ता है एज बोनस। ठीक है, मिनिमम 8.33%, मैक्सिमम 20%, तो इतना बोनस आपने देना चाहिए।
ठीक है, 8.33% यानी एक महीने की सैलरी, 1 मंथ सैलरी। तो जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से आप बोनस बांटो, तो बोनस एक्ट है एक। यहाँ पे भी आप एम्प्लॉय को बोनस जो देते हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट। प्रॉफिट जो निकलता है आपका, वो प्रॉफिट का हिस्सा ही, वो प्रॉफिट के ऊपर से ही आप क्या करते हैं, आप बोनस बांटते हैं। तो ऐसे केसेस में जब प्रॉफिट के ऊपर से आप बोनस बांट रहे हैं, तो यहां भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, बट देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी एंड हेंस देर इज नो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए इट इज कंपलसरी, ये जरूरी है कि देयर शुड बी म्यूचुअल एजेंसी। एम्प्लॉयज अपने कार्य से क्या एम्प्लॉयर को बाइंड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है बट एम्प्लॉय बाइंड नहीं कर सकते एंड हेंस देयर इज नो पार्टनरशिप। शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू द विडो और चिल्ड्रन ऑफ अ डिसीज पार्टनर, ये वाला पॉइंट ध्यान रखो। कई बार ऐसा होता है, आगे मैं ये लिंक कराऊंगा आपको, कई बार ऐसा होता है जैसे 3 जन पार्टनर थे, कैटरीना, दीपिका और शर्मा जी, हम 3 जन पार्टनर थे, ठीक है, तो हम 3 लोग पार्टनर थे। अब मैं घचक गया, मेरी हो गई डेथ। मेरी डेथ के बाद मेरा पैसा लेना आता है, आपको पता है, आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़े हैं। इसके बाद क्या होगा, बुक्स सेटल करना पड़ता है, पता होगा आपको कि बुक्स बनाई जाती हैं, फिर शर्मा जी का पैसा निकाला जाएगा, कितना रुपया देना है। समझो शर्मा जी को पे करना आता है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पे करना आता है, 20 लाख रुपीज पे करना आता है। अब 20 लाख रुपीज पे करना है कैटरीना और दीपिका को, लेकिन 20 लाख रुपीज क्या कैश में रहते हैं इनके पास? आंसर इज नो। इनके पास क्या होता है, इनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं एसेट्स खरीदे हैं, कैपिटल है, लाइबिलिटीज है। तो मेरे को 20 लाख रुपए लेना आता है, पर यहाँ कैश थोड़ी 20 लाख है, कैश समझो सिर्फ 50,000 है। तो मेरे को 20 लाख रुपए कैसे देंगे, मेरे घर वालों को 20 लाख रुपए कैसे देंगे? इट इज नॉट पॉसिबल कि वो मेरे घर वालों को तुरंत असेट्स वगैरह बेच दे, बिजनेस बंद कर दें और 20 लाख रुपए दे दें। उनको घर से लाना भी पॉसिबल नहीं है, उनके घर पे भी इतना पैसा नहीं है कि वो 20 लाख रुपए लाएं और दे दें। ऐसे केस में क्या होता है, वो लोग कई बार एग्री करते हैं। तो मेरी जो वाइफ है, मेरी जो विडो है, उससे एग्री किया जाएगा, ठीक है, वाइफ से एग्री किया जाएगा कि तुमको पैसा दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो शर्मा जी तो घचक गए, लेकिन देखो भाभी जी, हम 20 लाख रुपए एक साथ नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, हम आपका 20 लाख रुपए यहीं रखेंगे और आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट शेयर देते जाएंगे जब तक आपका डेट सेटिस्फाई नहीं होता, आपको पूरा पैसा नहीं देते, तो हम प्रॉफिट का 50% आपको देते जाएंगे। यहां पे भी क्या हो रहा है, देयर इज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट गिवन टू द विडो और चिल्ड्रन या मेरे बच्चों को ऑफ द डिसीज पार्टनर एज एन्यूटी, एन्यूटी करके, यानी एनुअल पेमेंट इतना इतना आपको मिलेगा। ये क्या है, ये भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, बट क्या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे इन लोगों को बाइंड कर सकते हैं बाय देयर एक्ट? क्या वो अपना कोई कार्य करके बाइंड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वो बाइंड नहीं कर सकते और इसीलिए देयर इज नो पार्टनरशिप। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू द प्रीवियस ओनर ऑफ अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल। सही, सेम चीज कई बार ऐसी होती है, समझो कैटरीना, दीपिका और मैं, हम तीनों जन ने मिलकर एक बिजनेस खरीदे। एक अजय है, अजय एक दुकान चलाता था जुबा केसरी, हमने उससे वो बिजनेस खरीद लिए। अब ये बिजनेस हमने खरीदा तो हमको इसको पे करना है गुडविल का, गुडविल हमको पे करना है, समझो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की गुडविल देना है। क्या 1 करोड़ की गुडविल हम एक साथ दे सक रहे हैं? तो नहीं दे पा रहे, तो हमको बड़ा मुश्किल जा रहा है कि 1 करोड़ की गुडविल कैसे क्या दे। तो हम 1 करोड़ गुडविल नहीं दे पा रहे अजय को तुरंत, तो हम अजय को बोलते हैं, देखो भैया 1 करोड़ एक साथ तो नहीं दे सकते, हम जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से तुमको शेयर करेंगे और धीरे धीरे गुडविल पे करते जाएंगे। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा फिर गुडविल देना खत्म कर देंगे अपन, ठीक है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग बंद कर देंगे। यहां पे भी सवाल यह है, क्या अजय जो है, अजय अपने कोई कार्य से हम लोगों को बाइंड कर सकता है? द आंसर इज नो, वो बाइंड नहीं कर सकता और इसीलिए देयर विल बी नो पार्टनरशिप, ठीक है, तो वही चीज है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू द प्रीवियस ओनर,
तो प्रीवियस ओनर है अजय, अजय को हम शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं इन कंसिडरेशन ऑफ गुडविल। इन ऑल द अबव केसेस फोर्थ एलिमेंट दैट इज एजेंसी इज एब्सेंट। Creditor or employee or the widow and children of the deceased partner cannot bind the firm by any act done on behalf of the firm. Only those who have the authority to bind the firm by their actions can be called as partners. Thus, the most important test of partnership is agency and authority. This is called as the cardinal principle of partnership law. If this element of mutual agency is absent, then there will be no partnership. ठीक है, तो आपको मेन चीज क्या है, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल, द मेन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऐसा है। कुछ केसेस हैं, ये केसेस वैसे आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके मॉड्यूल में दिए थे इसीलिए मैंने उठा लिया, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लो। केडी कामत एंड कंपनी, सिंपल से केस है। इट वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट that the two essential conditions need to be satisfied in relation to partnership. वो चार तो है ही, but two essential conditions होना चाहिए। There should be an agreement to share the profits, यानी agreement sharing of profit as well as loss of a business. तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने 3 पॉइंट गिन लिया, एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग और बिजनेस। और द सेकेंड थिंग, एंड द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दो चीजें, ठीक है। तो है वही चीज, सिर्फ कोर्ट ने क्या किया, एग्रीमेंट, प्रॉफिट और बिजनेस, ये तीन को एक पॉइंट गिन लिया, और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको सेकेंड पॉइंट बोल दिया। इफ द अबव सेट कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड इवन इफ द एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल आर वेस्टेड विद वन पार्टनर ओनली एंड इफ द बैंक अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय वन पार्टनर ओनली, देन ऑल्सो देयर विल बी पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज। तो ये मेन चीज है कि अगर एक ही पार्टनर पूरा बिजनेस चला रहा है, जैसे कि कैटरीना और दीपिका दोनों स्लीपिंग पार्टनर है, दोनों घर पे बैठे रहते हैं, वो लोग सिर्फ पैसा लगाए हैं, वो लोग काम करने नहीं आते। दीपिका बोलती है अच्छा थोड़ी लगेगा हम लोग काम करेंगे, तो कैटरीना भी बोलती हाँ शर्मा जी अच्छा लगेगा कि हम लोग पान ठेले पर बैठे हैं। तो यहाँ पे दोनों जन बोलते हैं हम नहीं आएंगे, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, बिजनेस की पूरी अथॉरिटी मेरे पास है, बैंक अकाउंट में साइनिंग मेरी अथॉरिटी रहेगी, सब मेरा रहेगा, बट अल्टीमेटली कोई भी डिसीजन है तो वो लोग उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। कल चल के हमको बिजनेस कैसे चलाना है, क्या करना है, उसमें वो लोग भी अपनी राय दे सकते हैं, एंड हेंस देयर इज अ पार्टनरशिप इवन इफ द बैंक अकाउंट इज मैनेज्ड बाय ओनली वन पार्टनर। भले ही जो डे टू डे ऑपरेशन है वो मैं मैनेज करता हूँ, फिर भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, पार्टनरशिप रहेगी, क्योंकि बाकी के लोग भी यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा है। फिर द नेक्स्ट पॉइंट, सतरंजन दास गुप्ता वर्सेस दयासरन दायरन मुर्जमुल। तो ये एक केस लॉ है, दासियरन जो भी है, दयासरन मुजरमुल। तो इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। सिर्फ इस वजह से पार्टनरशिप नहीं होगी, सिर्फ अगर ये चार कंडीशंस है तो पार्टनरशिप नहीं होगी। तो parties have not retained any records of terms of the conditions terms and conditions of the partnership। ठीक है, तो it was held that there was no partnership between parties because of the following reasons। यहाँ पार्टनरशिप नहीं है, no partnership। parties have not retained any records, तो रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर रहे थे कि पार्टनरशिप है नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई रिटर्न डीड नहीं थी। फिर पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन्ड नो अकाउंट्स ऑफ इट्स ओन, कोई बिजनेस के अकाउंट्स नहीं थे अलग से पार्टनरशिप के, सब अपने अपने अकाउंट्स मेंटेन करते थे, बट पार्टनरशिप के अलग से अकाउंट नहीं थे, विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी अपना अकाउंट मेंटेन करते थे। नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाज ओपन बाय द बैंक, बैंक में भी कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला गया था, और नो रिटर्न इंटीमेशन वाज कन्वेड टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं किया गया था कहीं पे, पार्टनरशिप के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई थी, तो कोर्ट ने बोला देयर वाज नो पार्टनरशिप। तो यहाँ पार्टनरशिप नहीं है, अगर ये चार कंडीशंस पूरी है तो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, ये भी काम का नहीं है वैसे आपके लिए केस लॉ, बट ये आपको मॉड्यूल में दिया था तो मैंने उठाया हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर पार्टीज ने कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं लिखे हैं, कोई मेंटेन नहीं किए, पार्टनरशिप के कोई अकाउंट्स नहीं बनाए जाते हैं, सब अपना अपना देखते हैं, एक व्यक्ति अपना करता है, दूसरा व्यक्ति अपना करता है। तीसरा,
बैंक अकाउंट नहीं है पार्टनरशिप नाम से, सब अपने अपने अकाउंट भी चला रहे हैं। और चौथा, कोई इंटीमेशन नहीं दी गया था, कोई जानकारी नहीं दी गई थी टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सिंपल से पॉइंट्स है, ये आपके लिए वैसे बहुत काम के नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कोई डाउट? हाँ हाँ, वहां पे उसके अलग रूल्स रहते हैं। फॉरेनर्स को आप एंटर कर सकते हैं पार्टनरशिप में, बट उसके अलग रूल्स रहते हैं। तो फॉरेनर के पूरे रूल्स आपको देखना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, आरबीआई के रूल्स होते हैं, तो ये सब आपको फॉलो करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें भी फिर झगड़ा होगा तो क्या होगा, अगर एलियन एनिमी बन जाता है तो क्या होगा, वो सबके रूल्स अलग रहते हैं। हाँ हाँ, ऋषभ का बोलना है 230 पॉइंट नंबर ए। ए मैंने जो बताया वही है ना, अ क्रेडिटर टेकिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, इसका मतलब बता देता हूँ, इन ल्यू ऑफ, इसके कारण शायद आपको ये डाउट आ रहा होगा। इन ल्यू का क्या मतलब है? इन ल्यू ऑफ मीन्स बदले में। ठीक है, बदले में। जैसे अपन ने कॉक्स वर्सेस हिकमैन में देखे, क्रेडिटर्स ने क्या बोला कि भाई जो भी बिजनेस है हम आपको मदद करते हैं, आप प्रॉफिट हमसे शेयर करो। तो यहां भी वैसे ही हो रहा है, क्रेडिटर प्रॉफिट शेयर ले रहा है इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड पार्ट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उसके बदले हम धीरे धीरे सेट ऑफ करते जाएंगे। तो ये क्या है, ये जो रहेगा, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्योंकि यहाँ पे क्या, क्रेडिटर अपने एक्ट से, अपने कार्य से बाकी लोगों को बाध्य कर सकता है? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता। और इसीलिए यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप रिलेशन क्रिएट नहीं होता। हाँ, कुणाल कुछ बोलना चाह रहे हो? तो जो केस हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शेयर ऑफ लॉसेस भी होना चाहिए, पर आपने बताया था कि शेयर ऑफ लॉसेस कंपलसरी नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो पार्टनरशिप। क्या क्या? सो जो, हाँ, सो केस लॉ, हाँ, सो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि शेयर ऑफ लॉसेस भी कंपलसरी है, बट आपने तो बोला था कि शेयर ऑफ लॉस कंपलसरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ही कंपलसरी। नहीं, प्रॉफिट लॉस दोनों ही शेयर होता, यहाँ ऐसा लिखा है क्या? वैसे दोनों ही रहता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही शेयर किया जाता है। आप अगर एग्री करो तो वैसा होता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है यहाँ। तो वो सुप्रीम कोर्ट वाले केस में कैसे मिलते हैं? हाँ हाँ, ये ऊपर वाला, एज वेल एज हाँ, लॉसेस। तो यस, लॉसेस भी होते हैं, तो रहता है जनरली प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर होता है। तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, दोनों चीजें कवर होती है उसमें। ठीक है, ये अभी पढ़ेंगे अपन, अभी इसके ऊपर अपन ने चर्चा नहीं की है। प्रॉफिट और लॉस, लॉस होगा तो क्या होगा, तो लॉस भी शेयर होते हैं। सिर्फ अगर एग्री किया है किसी से, पर्टिकुलर व्यक्ति से, तब लॉस शेयर नहीं होगा, बट अल्टीमेटली थर्ड पार्टी कैन रिकवर फ्रॉम एनी पार्टी। तो वो अपन देखने के, अपन उनके रिलेशंस कैसे हैं, तो ये सब अपन देखेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बट ध्यान रखो, प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर होते हैं। मैंने लॉस शेयर नहीं होता है ऐसा नहीं बोला, वो सिर्फ माइनर के केस में बोला था। अगर आपको ध्यान होगा तो सिर्फ माइनर के केस में बोला था कि सिर्फ प्रॉफिट मिलता है, बाकी ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर होता है। सर एक्चुअली यहाँ पे शुड बी वर्ड था ना, तो कंफ्यूज हो गया, वो ऐसे यानी एक ही। हाँ, नहीं रहता ही है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही शेयर होता है, सिर्फ वो माइनर वाले केस में नहीं होगा, या कभी स्पेसिफिकली एग्री किया है तो ये पार्टनरशिप भी कैसा है, ये ऐसा एक्ट है कि आप चाहो तो इसके विरुद्ध कुछ और एग्री कर सकते हो। वैसा अगर एग्री करोगे तो ऐसा होगा, कुछ एग्री नहीं किया तो ये रूल्स लगते हैं। वो अभी पढ़ेंगे अपन जब रिलेशंस पे जाएंगे। अभी हमने रिलेशंस की बात नहीं की है, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स जब देखेंगे तब ये पता लगेगा। हाँ, और कोई डाउट? नहीं तो एक छोटा सा मैं टॉपिक समझा देता हूँ, बाकी हम बाद में देखेंगे। सिर्फ अभी समझा देता हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक, कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है? कंपनी के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ, ध्यान दो।
बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगी आपको, और ये समझ गया तो आगे डाउट्स बहुत कम हो जाएंगे। क्या होता है कंपनी में, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई अपने को बहुत बड़ा कोई काम करना है, तो वी कैन फॉर्म अ कंपनी। कंपनी कैसे बनाई जाती है, तो उसमें होते हैं बहुत सारे मेंबर्स। तो ये सब लोग हैं, ये लोगों को हम क्या बोलते हैं, ये लोगों को हम बोलते हैं मेंबर्स। इनको ही आप कुछ केसेस में शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है क्या, तो यस, तो मेंबर्स हैं बट कुछ केसेस में इनको ही शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। ये लोग क्या हैं, ये लोग ओनर्स ऑफ शेयर कैपिटल कहलाते हैं। ये लोग पैसा लगाते हैं टू द कॉमन स्टॉक, ये लोग पैसा लगाते हैं एक कंपनी में, तो दे कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू द कॉमन स्टॉक, और एक कंपनी का निर्माण करते हैं, कंपनी बनाया। जैसे ही कंपनी बन गई, कंपनी के बनते से ही ये हो जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं अभी आपको, क्योंकि ये आपको आएगा जब आगे हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तब भी आएगा, बट अभी अपने को डिफरेंस बिटवीन देखना है, और डिफरेंस बिटवीन के लिए मैंने आपको ये बताना चालू किया हूं। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये कंपनी रजिस्टर किया, ये आफ्टर रजिस्ट्रेशन बनेगी, इसीलिए आप इसको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन भी बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन के बाद ही एक कंपनी का निर्माण होता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कंपल्सरली। तो आपने एक कंपनी रजिस्टर किया, जैसे ही रजिस्टर होती है द कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, कंपनी अलग व्यक्ति है और उसको बनाने वाले लोग अलग हैं। कंपनी अलग एंटिटी बन गई, एक अलग व्यक्ति विशेष बन गया, इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बन गया है, तो एक व्यक्ति बन गया, आर्टिफिशियल पर्सन, इंसानों के द्वारा बनाया गया एक व्यक्ति। ठीक है, इसमें ये लोगों ने पैसा लगाया और शेयर्स लिए, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ओनर्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर जो होते हैं ना, इनके अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे 10 रुपए के शेयर्स, तो ये लोग इस प्रकार से शेयर्स लेते हैं और कंपनी में पैसा लगाते हैं। लेकिन क्या ये लोग रोज रोज जाके कंपनी चलाएंगे, आंसर इज नो, ये लोग रोज रोज जाके कंपनी नहीं चलाएंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपॉइंट किया दूसरे व्यक्ति को, जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, यहां पे बोर्ड, ये लोगों को अपॉइंट कर दिया, इनको इंडिविजुअली हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, और कलेक्टिवली इनको जब साथ में मिलके देखते हैं तो इनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड का क्या मतलब होता है, कलेक्टिव एंटिटी। जब कलेक्टिवली आप इनको देख रहे हैं तो इनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रुप है इनका, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जो भी उसका डे टू डे मैनेजमेंट है, एक्टिविटीज है, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। जैसे समझो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर हूं, तो क्या मैं ऑफिस जाके बैठूंगा, क्या मैं बोलूंगा हाँ आज मैं पूरा काम देखने वाला हूं, मेरे को भगा देंगे, मैं वहां नहीं जा सकता। तो मैं ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल हूं, मैं कंपनी के शेयर्स में हिस्सा रखता हूं, ओनरशिप रखता हूं, बट मैं रोज रोज जाके इन लोगों से काम नहीं करा सकता, या मैं रोज रोज जाके वहां काम नहीं कर सकता। तो डे टू डे मैनेजमेंट जो होता है वो किसके पास होता है, तो मैनेजमेंट होता है डायरेक्टर्स के पास।
मैनेजमेंट ऑफ कंपनी जो है ये इन लोग देखते हैं। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप है मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, बट मैनेजमेंट कौन देख रहा है? डायरेक्टर्स। जैसा मैंने बताया कि एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग व्यक्ति है। अब क्योंकि हम बोल रहे व्यक्ति है तो उसका मतलब ये कैन ओन असेट्स, खुद के एसेट्स होल्ड कर सकती है ये, क्योंकि ये अलग व्यक्ति विशेष है। और क्योंकि व्यक्ति है तो इट कैन होल्ड इट्स ओन एसेट्स, खुद के एसेट्स होल्ड कर सकती है। यानी कंपनी के अलग प्रॉपर्टी होगी। मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी कार है, तो क्या वो कंपनी की कार हो गई? नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं शेयर होल्डर हूं, लेकिन मेरी कार कंपनी वाले नहीं लेके जा सकते। पार्टनरशिप में ऐसा होता है, पार्टनरशिप में मेरी कार और पार्टनरशिप की कार एक ही बात हो गई। लेकिन यहां पे अलग है, यहां कंपनी की एक कार है, BMW है कंपनी के पास, क्या मैं जाके उसमें बैठ सकता हूं? क्या मैं वो कार चला सकता हूं? तो नहीं। यहाँ पे कंपनी के अलग एसेट्स हैं, कंपनी के अलग लायबिलिटीज हैं। इसी का मतलब है कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। कंपनी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, पर कंपनी तो आर्टिफिशियल है, तो ये साइन कैसे करेगी कॉन्ट्रैक्ट में? एंड देयरफॉर देयर इज अ कॉमन सील। कॉमन सील होती है, एक कॉमन सील होती है, मेटल सील होती है। वो सील जो होती है दैट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये वैसे ऑप्शनल है। कंपनी को जरूरी नहीं है कि कॉमन सील रहे। ठीक है, दिस इज ऑप्शनल, रह भी सकती है, रख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी रख सकते। नहीं होगा तो वहां कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हम कंपनीज एक्ट में देखेंगे। ठीक है, कंपनी कैन ओन असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये बताया मैंने। अब एसेट लायबिलिटी होल्ड कर सकते हैं मींस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मींस कंपनी का झगड़ा भी हो सकता है। कल चल के कंपनी ने कोई एसेट खरीदी, उस पर झगड़ा था, कोई दो जन झगड़ रहे और कंपनी भी उसमें हिस्सेदार है, तो झगड़ा हो सकता है। और इसीलिए कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड। कंपनी केस फाइल कर सकती है और कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो कंपनी कैन स्यू एंड कंपनी कैन बी स्यूड। ठीक है, तो ये एक ऐसा एसोसिएशन है, कंपनी इज ऑल्सो एन एसोसिएशन, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। कंपनी में एक और खास बात मिलती है, जैसे ही वो सेपरेट लीगल एंटिटी बनी उसको मिलता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? मींस कंपनी अमर है, तो कंपनी को लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आएंगे जाएंगे जिएंगे मरेंगे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर मेरी डेथ हो गई, अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, उसमें कुछ नहीं लिखा है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है डेथ वगैरह में। ठीक है, तो डेथ में अगर इसके विपरीत नहीं लिखा है तो फर्म गेट्स डिसॉल्व। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। मैं मर गया अगर कल, तो क्या यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डिसॉल्व हो जाएगी? द आंसर इज नो। कल कोई डायरेक्टर मर गया तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? द आंसर इज नो। हर व्यक्ति भी मर गया तो कंपनी खत्म नहीं होती, कंपनी चलते जाती है, चलते जाती है। तो कंपनी खत्म नहीं होती किसी के आने या जाने से। ठीक है, तो कोई आता है जाता है तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते रहती है, इट हैज अ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। फिर जो ओनर्स ऑफ शेयर कैपिटल है, जो मेंबर्स है, इन लोग की कितनी लायबिलिटी होती है? इनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। लिमिटेड यानी कितनी? मैं जितने शेयर्स होल्ड कर रहा हूं मैक्सिमम लायबिलिटी उतनी ही हो सकती है। समझो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 1000 शेयर्स हैं 2000 के भाव से। ये भाव के बदले में उसका फेस वैल्यू लेता हूं, कंफ्यूज होंगे आप। 10 रुपए के शेयर है मेरे पास, 10 रुपए के मेरे पास शेयर है फेस वैल्यू, यानी 10 रुपए के 1000 शेयर है। कंपनी मेरे से कितना पैसा मांग सकती है मैक्सिमम? कंपनी कैन आस्क फॉर ओनली 10,000 रुपीज। ठीक है, तो उसकी जो फेस वैल्यू है उसका उतना ही अमाउंट मेरे से क्लेम किया जा सकता है।
अगर इसमें से ऑलरेडी मैंने 4 रुपया पे कर दिया था, यानी 4000 ऑलरेडी पेड है, तो अब मैक्सिमम कितना मांगा जा सकता है? तो अनपेड अमाउंट 6 रुपया, यानी मेरे से अब मैक्सिमम सिर्फ 6000 रुपए क्लेम किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में जब कंपनी का कुछ अमाउंट मैंने पे कर चुका हूं, 4000 रुपए ऑलरेडी पेड है, अब मैक्सिमम कितना मांग सकते हैं? ओनली 6000। इसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, यानी मेरी लायबिलिटी लिमिट हो गई। फर्म में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में अगर मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं तो घर से एसेट लाना पड़ सकता है। यहां ऐसा नहीं है, मैंने ये 10 रुपए पे कर दिया ना, इसके ऊपर और पैसा मेरे से नहीं मंगाया जा सकता। तो ये खास बातें होती है एक कंपनी में। कंपनी में वैसे तो अलग अलग प्रकार की कंपनीज होती है। अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, और पब्लिक कंपनी है तो उसमें कितने होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200, 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम होना चाहिए 7, और मैक्सिमम हो सकते हैं इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, ये 8 नहीं है, आधा 8 नहीं लिखा हूं मैंने, इनफाइनाइट। और एक होती है ओपीसी। ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, इसमें 1 और 1 होता है। ठीक है, मैक्सिमम भी एक, मिनिमम भी एक। 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी इज नथिंग बट अ प्राइवेट कंपनी, एक स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी होती है 1 पर्सन कंपनी। ये चीजों के बारे में हम वैसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम कंपनीज एक्ट देखेंगे। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में इसमें बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बेसिक कुछ चीजें ध्यान रखो कि मेंबर्स हैं, मेंबर्स ने पैसा लगाया, इनकॉर्पोरेट किए। कभी भी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही बनेगी कंपनी, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही बनती है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक कंपनी का निर्माण होता है। कंपनी चलाने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये जो डायरेक्टर्स हैं ये इंडिविजुअली डायरेक्टर्स कहलाते हैं, कलेक्टिवली इनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो गई, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ इसको परपेचुअल सक्सेशन मिल जाता है। ये सब भी मर जाएंगे, पूरे डायरेक्टर्स मर गए और पूरे शेयर होल्डर्स मर गए तो भी कंपनी मरती नहीं, कंपनी चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, तो कंपनी हैज अ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, खुद के नाम से एसेट्स होल्ड कर सकती है, लाइबिलिटीज हो सकती है, तो इसीलिए झगड़ा हो सकता है। एंड इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड एंड इट हैज अ कॉमन सील विच इज ऑप्शनल। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स ध्यान रखो। यहां तक कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आपने अगर पुराना कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा सर ये तो 50 होना चाहिए, तो नहीं, 50 नहीं, 200 है अभी। ठीक है, पुराने एक्ट के हिसाब से 50 था, 1956 का जो एक्ट था। 2013 के एक्ट के हिसाब से 200 लोगों की मैक्सिमम संख्या हो सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं समझा, ऐसा है एकदम बेसिक लेवल पे पढ़ाया हूं मैंने, समझाया हो। इसको हम और डिटेल में वैसे पढ़ेंगे जब हम कंपनीज एक्ट देखेंगे। तो अभी ध्यान रखो, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं होती। देखो ये डायग्राम ध्यान रखो, आपका पूरा कंपनी के फीचर्स क्लियर हो जाते हैं। कोई भी चीज रटना नहीं पड़ता आपको, हर चीज एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कनेक्टेड है, निकल के आते हैं अपने आप पॉइंट्स। तो इसीलिए आप रटने के पीछे ध्यान मत दो। अभी तक देखो कितना पढ़ लिया अपन ने। मैंने अभी तक आपको कौन कौन सी चीज रटने बोला हूं? एक भी नहीं, कोई भी चीज मैंने रटने नहीं बोला अभी तक के। ठीक है, तो अभी तक एक भी ऐसी चीज नहीं आई, पूरा लॉ थेरोटिकल होने के बावजूद, जो मैंने बोला हूं कि आप रट लो। मैं रटने को कभी नहीं बोलूंगा आपको, मैं ज्यादातर चीजें समझने बोलूंगा। हाँ, कुछ 1% चीज हो सकती है जो रटना पड़ेगा, क्योंकि 1% ऐसी चीजें हैं जिसमें टर्नओवर बताया है, कुछ अमाउंट बताया है। अब जैसे ये है, ये आपको रटना पड़ेगा, 200 लोग, 2 लोग, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होती लेकिन। ठीक है, बट ऐसा कंसेप्ट में रटने कभी नहीं बोलूंगा। इवन ये जो कंसेप्ट है ये भी समझ लो। समझ लिया आपने, डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको ये पूरी चीज याद हो जाती है, समझ में आ जाती है। ठीक है, तो डायग्राम्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो जब शब्द असमर्थ होते हैं कोई चीज समझने के लिए, तो ऐसे केसेस में आपने डायग्राम्स यूज करना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। ये बताने के पीछे का मेन एम ये था कि अगली क्लास में हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस। और अगर आपको कंपनी की ये बातें पता नहीं होगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, आप में से ज्यादातर लोग कॉमर्स वाले हैं और कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में ये सब चीजें पढ़ा है, पर आपने इस प्रकार से कभी नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखो, रटने की जरूरत नहीं, समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कोई डाउट यहां तक? हाँ, डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, फर्क होता है, वो बाद में जब कंपनीज एक्ट देखेंगे तो थोड़ा बहुत बताऊंगा। वैसे आपको मैं अगले क्लास में वो और डिटेल में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यानी इंटरमीडिएट लेवल पे, अभी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिलहाल वो जानने की आवश्यकता नहीं है, बट थोड़ा डिफरेंस होता है कंपनी के जो ये है मेंबर्स है और शेयर होल्डर है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, नॉट ऑलवेज बट हो सकता है। हाँ, ऋषिका का बोलना है आज नेक्स्ट क्लास एक और है तो वो लेने वाले हैं क्या? तो आप जैसा बोलो। वैसे तो बहुत ले लिया अपन ने, बट आपको अगर लग रहा होगा नहीं सर और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ, पढ़ लेंगे। वैसे मेरे ख्याल से सुबह अगर 1.25 घंटे हो जाता है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, 2 घंटे ही होती है अपनी इफेक्टिवली क्लास, और 2 घंटा बहुत वैसे अच्छा खासा टाइम हो जाता है। बट आप एक चीज नोटिस करोगे, इवन इफ इट इज अ थेरोटिकल सब्जेक्ट, आपको मैं कभी बोर नहीं होने दूंगा, आप बोर नहीं होगे कोई भी चीज में। ऐसा भी नहीं कि मैं फालतू की आपको चीजें बता रहा, पढ़ाई से रिलेटेड ही हर एंटरटेनमेंट रहेगा मेरा, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बोर हो रही है चीजें। मैं इवन जब वन डे रिवीजन लेता हूँ, सुबह से शाम तक भी पढ़ाऊंगा, तो आपको कभी बोर नहीं लगेगा। पूरा 12 आवर्स अगर आप कंटिन्यूस भी बैठेंगे तो आपको बोर नहीं होगी क्लास, तो इसकी गारंटी मेरी है। तो खैर आप अगर चाहो तो मैं ले सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सोच रहा था अभी चल रहा है ठीक ठाक कोर्स, तो ऐसा बहुत जरूरत नहीं है, जबरदस्ती प्रेशर डाल के मतलब नहीं है। तो आप घर पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ लेकिन। ठीक है, तो देखो आप तो तैयार हो, बट नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि अभी रहने दो, आज नहीं लेते, देखेंगे। अभी वैसे ठीक ठाक चल रहा है अपना, प्रॉपर अपन कवर कर रहे हैं, तो अपन अगली क्लास में ये देख लेंगे, डिफरेंसेस पूरे कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी हो जाएंगे। पूरा डिफरेंसेस एक क्लास में हो जाएगा। इवन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो है ये भी अपना एक क्लास में आधा कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ पार्टनर बाय स्टॉपल वगैरह बच जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपन नहीं लेते, क्योंकि मेरा ऐसा बोलना है कि आप घर पे भी थोड़ा पढ़ो। अपना काम ये नहीं है कि भाई अपन पढ़ के मैं कैसे भी कोर्स कंप्लीट करा दूं, तो चाहूं तो मैं ले सकता हूं, बट अल्टीमेटली मेरा ये सोचना है कि भाई आपका घर पे भी पढ़ना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब मैंने निपटा दिया, हम निपटाने को नहीं बैठे। हमारा काम क्या है कि भाई अच्छे से समझे। आप देखोगे अपन भले स्पीड बढ़ाएं, बट मैंने कोई भी चीज स्किप नहीं किया, मैंने सिर्फ आपके क्वेश्चंस लेना बंद कर दिया, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। आपने नोटिस किया होगा आपके जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी सॉल्व हो गए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखो आपके सब क्वेश्चंस आखिरी दिन पूरे सॉल्व हो ही जाते हैं। जैसे ही एक्ट खत्म होगा आपको उसमें कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो ये मैं हमेशा आपको गारंटी देता हूँ कि आपको क्वेश्चन नहीं बचेंगे। जिस दिन पार्टनरशिप का आखिरी क्लास हो जाएगी, पार्टनरशिप के एक भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं बचेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम कंक्लूड करते हैं। कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं,